Hello students, welcome to Genic Education. So let us discuss this control system lecture number 2. तो हमारा जो पहला लेक्चर था 00 जिसमें हमने बताया था कि कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। फिर दूसरा हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 01 और उसमें हमने बोला था इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। उसमें हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि हमने प्रैक्टिकली चीजों को, मैंने वहां पे 3 चीजें ली थी, एक मोबाइल फोन, एक डिश वॉशर और एक क्या लिया था टेलीविजन। फिर उसके थ्रू मैंने समझा था कि क्लोज लूप और ओपन लूप सिस्टम्स क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं। कोई भी सिस्टम तो हर चीज है ही, सिस्टम ये ह्यूमन बॉडी क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम का अगर हमारे पास कंट्रोल है, जैसे टेलीविजन है, उसका हमारे पास क्या है, रिमोट है, मींस कंट्रोल है हमारे हाथ में, कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं, आवाज उसका वॉल्यूम लो या हाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एक कंट्रोल सिस्टम है। टेलीविजन एक सिस्टम है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग रिमोट, इसलिए वो क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन वो हमने फिर उस पे हमने क्या दिया था, कंक्लूजन निकाला था कि वो क्या था, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। फिर उसको हमने देखा था कि इंट्यूटिवली उसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। तो वहां तक बात हो गई थी कि प्रैक्टिकली सिस्टम्स कैसे होते हैं, लेकिन वो सब इंट्यूटिवली मैंने समझाया था। लेकिन कोई भी सिस्टम अभी मुझे उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द सेंस, अभी देखो 2 पार्ट होते हैं। जो भी कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर होता है उसके सामने 2 प्रॉब्लम्स होते हैं, 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज तो ये होगा कि जो मींस कोई भी उसको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि एयर कंडीशनर या टेलीविजन या एफएम रेडियो या डिश वॉशर, उसके सामने एक प्रॉब्लम होगी सबसे पहले कि वो एनालिसिस करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मींस एसी है तो उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए। फिर वो कहां पे जाएगा, डिजाइन पार्ट पे जाएगा। डिजाइन पार्ट पे जाने के बाद वो क्या करेगा, फिर से एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद उसको पता चलेगा कि अच्छा ये पैरामीटर्स मींस सुइटेबल है मेरे अकॉर्डिंग, इन द सेंस मींस जो हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट एरर, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, इस सिस्टम का क्या है, क्या जो मैंने सोचा था वही है, जो मुझे कस्टमर की डिमांड थी वही है, या उससे क्या है कम या ज्यादा है। फिर डिजाइन इंजीनियर क्या करेगा, उसमें कंट्रोलर और कंपनसेटर्स के थ्रू कुछ पैरामीटर वेरिएशन करके वो क्या करेगा, डिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अभी देखो कोई भी चीज हो, जैसे फिजिक्स हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, वहां पे अगर हमें चाहिए कि हमें सिस्टम को एनालिसिस करना है, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली जो यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे होंगे वो होंगे कंट्रोल मींस ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो उनका एक सबसे जो बेसिक कॉमन सब्जेक्ट है वो है सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी में आप देखोगे जो आपके पास मींस कोई भी सर्किट है उसको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अभी वो सोचने जाओ तो फिजिकल मींस उसका नेचर ऑफ लॉ फॉलो करता है, उसमें हीट डिसिपेट होती है, चार्ज फ्लो होता है। लेकिन ऐसे बोलने से सिर्फ बात नहीं बनेगी कि हाँ भाई चार्ज फ्लो होता है, हीट डिसिपेशन होती है, लेकिन कितना हीट डिसिपेट हुआ वो हमें जानना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग पे जाते हैं। तो सर्किट थ्योरी में हमें पता है 2 सबसे जो उसमें लॉज हैं जिनके बिना सर्किट थ्योरी मींस हम सोच ही नहीं सकते, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल एंड किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, ये हमारे 2 बेसिक लॉ है। अभी और अगर आप फिजिकल सिस्टम पे जाओगे, मैकेनिकल सिस्टम से, तो वहां पे क्या लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ। तो हमारे यहाँ पे बेसिक लॉ तो वैसे बहुत सारे हैं। तो हमारे जो 3 जो हमें वेल नोन है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। अभी यहाँ पे उनको यहीं पे कंसीडर करना। तो कंट्रोल सिस्टम में भी सिमिलरली वही होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा, इन शॉर्ट मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा, वही लॉज लगेंगे जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, मुझे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो केवीएल केसीएल की जरूरत पड़ेगी। किसी मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अभी जैसे इसका एग्जांपल वो हम यहाँ पे करेंगे, मींस एग्जांपल एक मैकेनिकल एग्जांपल लेंगे और एक इलेक्ट्रिकल एग्जांपल लेंगे और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। उससे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक सिस्टम है उसमें अगर टाइम वेरिंग इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट टाइम वेरिंग जनरेट कैसे होगा, उन दोनों का रिलेशन क्या होता है। और एक दूसरी बात, हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोई भी चीज तो हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। जो ट्रांसफर फंक्शन हम फाइंड करते हैं वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं उसमें थोड़ी नॉन लीनियरिटीज होती ही है, लेकिन एज एन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, आपको क्या करना पड़ता है इनिशियली। अभी तो सॉफ्टवेयर आ गए, मैटलैब है और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप पूरा एक्यूरेट
कर सकते हो एनालिसिस। लेकिन अगर मुझे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है तो सिस्टम को क्या नॉन लीनियरिटी कहीं ना कहीं अवॉइड करनी पड़ेगी, और लीनियर टाइम इनवेरिएंस सिस्टम से हम क्या करेंगे, कुछ मींस एक तरीका होता है, कुछ एजम्पशंस करेंगे, और कुछ एजम्पशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा एनालिसिस बहुत ही इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये एजम्पशंस ऐसे ही नहीं करते, फिर रिजल्ट कंपेयर किए जा सकते हैं कि क्या इसमें ये एजम्पशन लेके जो रिजल्ट आ रहे हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहे हैं, क्या वो फिर मिसमैच हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऑलमोस्ट अगर सेम आ रहे हैं तो ठीक है, ये एजम्पशन हम लगा सकते हैं, और बहुत ज्यादा डेविएशन आ रहा है तो हम बोलेंगे ठीक है, ये एजम्पशंस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे वो एजम्पशन लेंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की, और मिस रिजल्ट्स क्या होता है, कंपेरेबल होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ठीक है, ऐसे आप एनालिसिस करो। अभी यहाँ पे दो बातें होंगी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने से पहले। तो सबसे पहले देखो, हम यहां पे पहले ट्रांसफर फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे। और अगर टाइम डोमेन एनालिसिस करना हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे, स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट से पूरे कंट्रोल सिस्टम में आप देखोगे, जो भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है स्टेट स्पेस एनालिसिस की। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, ट्रांसफर फंक्शन की। टाइम डोमेन एनालिसिस करना है तो किसकी हेल्प लेंगे, स्टेट स्पेस एनालिसिस की। अभी ट्रांसफर फंक्शन आ गया है तो हम देखेंगे कि जो मैं रिस्पॉन्स चाहिए, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस जो हम करेंगे, उसमें भी हम इनडायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प लेंगे। फिर वहां पे देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वापस टाइम डोमेन में जाएंगे। टाइम डोमेन से कहां पे जाएंगे, एज डोमेन में, फिर एज डोमेन से वापस कहां पे आएंगे, टाइम डोमेन में। और यहां पे ये भी बात हम देखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टी से देखेंगे कंक्लूजन क्या आ रहा है, फिर वहां पे स्टेट स्पेस का रोल क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी हम एक समझते हैं सिस्टम। तो अभी यहां पे हमने उस दिन तो बहुत मींस हमने फिर लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अपना क्या होगा। अभी वहां पे होता है एक कमांड इनपुट, या जिसको बोलते हैं डिजायर, एक रेफरेंस इनपुट जो हमारा क्या होता है, डिजायरेबल आउटपुट, और आउटपुट जो एक प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आउटपुट। फिर हमने बोला था कि इन शॉर्ट अभी आगे से हम कैसे बात करेंगे, एक सिस्टम मींस एक ब्लॉक डायग्राम, सिस्टम को एज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर आगे हम क्या बताएंगे, इसको हम एक इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब हम इस टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे एक्चुअली। लेकिन वो इनपुट क्या है, डिजायरेबल आउटपुट है, और जो आउटपुट है वो क्या है, एक्चुअल आउटपुट है। दोनों का डेविएशन हमें देखना पड़ता है। तो यहां पे देखो एक सिस्टम है, अभी हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करेंगे। यहां पे सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। चलो अभी बताओ एग्जांपल क्या होगा सिस्टम का। सपोज इसका इनपुट है, अभी हम कन्वेंशन थ्रू आउट दी कोर्स रखेंगे कि इनपुट हमारा होगा आर ऑफ टी, स्मॉल आर ऑफ टी। स्मॉल आर ऑफ टी मींस इनपुट क्या है, टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इनपुट चेंज होगा, मींस इनपुट का वैल्यू चेंज होगा। और आउटपुट क्या होगा अपना, सी ऑफ टी। अभी इसका एग्जांपल ले लो, सिंपल एग्जांपल। एक सिस्टम है, सिस्टम क्या है, एक आप टोमेटो केचप खाते हो, उसकी एक कंपनी है जो क्या है, टोमेटो, एक मशीन है जो टोमेटो सॉस क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे देखो उसमें इनपुट क्या जा रहे हैं, रॉ टोमेटोस जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम के साथ, अभी सोचो, जैसे जैसे टाइम के साथ आप टोमेटोस की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो आउटपुट में जो सॉस होगा उसकी भी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एक सिस्टम है अपने पास, उसमें जो इनपुट है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। जैसे टोमेटो सॉस की कंपनी में इनपुट में क्या है, टोमेटोस, रॉ टोमेटोस, वो क्या हो रहा है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो आउटपुट में जो सॉस प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या, ऐसा हम रफली बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, लीनियर रिलेशन होगा। अभी यहाँ पे एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको थोड़ा सिग्नल सिस्टम का, मैंने पहले लेक्चर में बोला था, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ के आना है, क्योंकि वो सब हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे। तो अपना पास सिस्टम है, ये तो हो गई बेसिक बात। अभी सिस्टम होता है, हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो होता है उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स से। सपोज उसका इंपल्स रिस्पॉन्स कैसे हम डिनोट करते हैं, एच ऑफ टी से, स्मॉल एच ऑफ टी। तो अभी मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो आउटपुट क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अगर इंपल्स रिस्पांस पता है दैट इज एच ऑफ टी, उसका कन्वोल्यूशन करेंगे किसके साथ, इनपुट के साथ, दैट इज आर ऑफ टी। ये हमारा होता है आउटपुट प्रोड्यूस होता है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का कैरेक्टराइजेशन किससे होता है, उसके इंपल्स रिस्पांस है। एच ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स रिस्पांस, और सी टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी इनटू आर ऑफ टी। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो ये हो गया अपना मींस ओवरऑल लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अभी यहाँ पे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, उसके लिए अगर इनपुट जो है वो टाइम वेरिंग है तो आउटपुट टाइम वेरिंग जनरेट होगा। वो आउटपुट क्या होगा,
कि ये जो सिस्टम का कैरेक्टराइजेशन जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स रेट एच ऑफ टी, उसका कन्वोल्यूशन लेंगे, ये जो यहाँ पे स्टार दिख रहा है उसका मतलब कन्वोल्यूशन लेंगे विथ आर ऑफ टी। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। अभी यहाँ पे आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा कि कन्वोल्यूशन में भी हम क्या करते हैं, लाप्लास डोमेन में जाते हैं, वहां पे कन्वोल्यूशन के साथ डील करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये कन्वोल्यूशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात हो गई क्लियर। तो यहां पे देखो, अभी ct इज इक्वल टू h ऑफ t कन्वॉल्व विथ r ऑफ t। अभी यहाँ पे इनपुट क्या है, r ऑफ t, ये अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t, और आउटपुट क्या है, c ऑफ t। अभी हमारा टारगेट क्या है, ट्रांसफर फंक्शन पे पहुंचना। तो सबसे पहले हम कोई भी अपने पास सिग्नल हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हम एक सिग्नल है जो टाइम डोमेन में है वो अब जाएगा एस डोमेन में। तो यहां पे हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम बेसिक क्या पढ़ते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफर फंक्शन में। ये आपने सब पढ़ लिए बेसिक्स, ये आपने बेसिक्स सारे कहां पढ़ लिए, सिग्नल्स एंड सिस्टम में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अभी यहां पे देखो कोई भी फंक्शन है, सपोज ये r ऑफ t ले लो, तो इसका मुझे लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ, हम डिनोट करें कैपिटल R, लाप्लास ऑफ r ऑफ t इज इक्वल टू, अभी जो यहाँ पे टाइम डोमेन, अभी ये भी बात याद रखो, टाइम डोमेन में कन्वेंशन यूज करेंगे। जैसे मुझे इनपुट दिखाना है तो यहाँ पे लोअर केस r से दिखा रहा हूं, लेकिन इसका इक्विवेलेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम क्या लेंगे, इसको अपर केस से दिखाएंगे, बोलेंगे r, कैपिटल R। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो हम जाएंगे एस डोमेन में। एस डोमेन में भी बता रहा हूं क्या है एस डोमेन। तो हम कहां से जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, टाइम डोमेन से कहां पे जा रहे हैं हम, एस डोमेन में। अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा एस डोमेन क्या है। तो rs इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी r ऑफ t e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ये बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा कि ये डेफिनेशन किसके लिए वैलिड होती है, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो हमने यहाँ पे सिग्नल सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आपको समझना है यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी कंट्रोल सिस्टम में यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम में ऐसा हमारा assumption है कि सिस्टम्स क्या है, कॉजल सिस्टम है। कॉजल सिस्टम है इन द सेंस h ऑफ t क्या होगा, मीन सिग्नल, सारे सिग्नल्स यहाँ पे क्या है, कॉजल सिग्नल्स है। सिस्टम क्या है, कॉजल सिग्नल है। इसका मतलब कुछ भी चीज हम जब सिस्टम को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, for t इज इक्वल टू 0 के लिए वो टाइम मान के चलते हैं, तो उससे पहले सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, कुछ भी नहीं था, इनपुट भी t इक्वल टू 0 पे ही अप्लाई हुआ है, आउटपुट भी अगर जनरेट होगा तो मीन सिस्टम में कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं, मीन सिस्टम में कुछ था ही नहीं। t इक्वल टू, जब मैं सिस्टम को एनालिसिस करना स्टार्ट किया उससे पहले सिस्टम में कुछ नहीं था, ना सिस्टम में इनपुट अप्लाई किया गया था, ना सिस्टम में कुछ इनिशियली चार्ज, मीन इनिशियली कुछ, मीन्स उसमें जो भी हमें फाइंड करना है वो प्रेजेंट था। जैसे कि एक सर्किट है आरसी सर्किट, तो उसमें क्या हो सकता है, इनिशियली कुछ कैपेसिटर में चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसकी बात करूंगा ट्रांसफर फंक्शन की, तो हम मानेंगे क्या कि इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट पे था। मतलब इनिशियली ऐसा भी बोल सकते हैं, इनिशियली जब मैं सिस्टम को एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहा था तो इनिशियल में कोई भी एनर्जी नहीं थी। इन शॉर्ट आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए यहाँ पे लाप्लास जो भी हम लेंगे यहाँ पे पूरे थ्रू आउट कंट्रोल सिस्टम, जब भी यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन, ये बात याद रखना, जब ट्रांसफर फंक्शन से हम एनालिसिस कर रहे हैं सिस्टम को, तो assumption क्या है, वी आर डीलिंग विद कॉजल सिस्टम्स। ये बात हो गई ना क्लियर। ओके, तो ये अपना था लाप्लास। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सिमिलरली आउटपुट क्या लिखेंगे, c ऑफ s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c ऑफ t इनटू e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ t। अभी यहाँ पे s होता है अपना सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और सिग्मा प्लस जे ओमेगा क्या होता है अपना, अगर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें क्या जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रियल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इमेजिनरी एक्सिस। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हो। ओके, तो ये अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब हम कहां जा रहे हैं, ये मैपिंग कर रहे हैं फ्रॉम टाइम, कंटिन्यूअस टाइम इनटू कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी भी फंक्शन का क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं फ्रॉम टाइम डोमेन टू, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा आ गया तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहे हैं। तो इतना अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंफॉर्मेशन है। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये बेसिक डेफिनेशन है यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लेकिन आपको कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखने जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, उतने ही हमें काम आएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको सब हटा देते हैं, स्टेट स्पेस की बात करेंगे जब स्टेट स्पेस आएगा। तो यहाँ पे कुछ जैसे कि अपना यूनिट इंपल्स है, यूनिट इंपल्स से अगर सिग्नल है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूनिट स्टेप है तो क्या होगा,
एक्सपोनेंशियली डीकेइंग इनपुट है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला सिग्नल हम लेते हैं, लेट अस से r ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा टी, इक्वल टू डेल्टा टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस केस में लाप्लास ऑफ डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये बात हो गई क्लियर। अभी सेकंड पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करते हैं, व्हाट विल बी द लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल डेट इज 1 ओवर s। यहां पे तीसरी हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट जो कंट्रोल सिस्टम में हमें यूज होंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो मैं यहां पे बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन में नहीं लिखूंगा। लाप्लास ऑफ t इंटू u ऑफ t मींस रैंप, इफ सिग्नल इज रैंप तो इसका क्या होता है 1 ओवर s स्क्वायर, 1 ओवर s स्क्वायर। अभी यहां पे एक लास्ट लिख देते हैं जो हमें काम में आएगा, डेट इज लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस at इंटू ut, इसका होता है 1 ओवर s प्लस a। ये इतना हो गया। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो ये क्या हो गया? मींस इंपल्स था, यूनिट इंपल्स, तो उसका लाप्लास होगा 1 और u ऑफ t होगा उसका क्या होगा 1 ओवर s। t इंटू u ऑफ t का लाप्लास क्या होगा 1 अपॉन s स्क्वायर, e टू द पावर माइनस at इंटू ut का क्या होगा 1 अपॉन s प्लस है। इतना हमें जरूरत है लाप्लास की, बाकी हम मींस और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी ज्यादा मींस होते हैं मींस सिग्नल्स बहुत सारे जिनका लाप्लास डिफाइन हो सकता है, लेकिन हमारा जो भी काम में इतना ही आपको नोट करना है। और अगर कोई दूसरा कोई फंक्शन आ गया जिसका मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया है तो उसका हम वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहाँ पे देखो कोई भी सिस्टम है उसको मैंने क्या बोला, हमें मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोल सकता हूं, कोई भी अपने पास सिस्टम हो, जैसे कि एक कोई भी सिस्टम हो उस पर अगर हम क्या लगाते, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उस पर केवीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे, उसका मैथमेटिकल मॉडल करेंगे, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे तो क्या उसका मैथमेटिकली मॉडलिंग होगा। और हम अभी ऐसा मान के चलते हैं कि वो जो सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ट्रांसफर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी क्या होगा, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। जो एक सिस्टम है उसका अगर मैथमेटिकल मॉडल करेंगे तो वो क्या आएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। अभी यहां पे देखो वो कैसे, तो मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक सिस्टम लेता हूं, एक सिस्टम है अपने पास, उसका मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग किया। उसका क्या किया हमने, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो देखो उसका रिजल्ट क्या आया, तो हम सबसे पहले रिजल्ट देखेंगे उसका। ये हमने उसका क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग। और अपने पास सिस्टम वही अज्यूम करना है कि वो पहले वाला सिस्टम, कि उसमें इनपुट क्या था r ऑफ t और आउटपुट क्या था c ऑफ t। तो यहाँ पे उन्हीं चीजों को रिलेट करना है। आउटपुट और इनपुट में मैं हमेशा कौन से वेरिएबल यूज करूंगा, आउटपुट में c ऑफ t, इनपुट में r ऑफ t, तो दोनों के बीच में रिलेशन जनरेट करना है। तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूं सिस्टम की ये कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आगे एग्जांपल से, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेके, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए अभी सपोज मेरा c ऑफ t क्या है, आउटपुट है, तो मैं बोलता हूं मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग किया और कुछ ऐसा मींस उसका क्या किया, ऐसा जो उसका मैथमेटिकल मॉडल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो उसको मैं लिख देता हूं d स्क्वायर c ऑफ t बाय dt स्क्वायर प्लस d c ऑफ t बाय dt प्लस यहां पे देखो प्लस a नॉट ओके, इतना ठीक, ओके, a नॉट इज इक्वल टू, अभी यहां पे ये क्या कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कर रहा है, फॉर्मुलेशन कर रहा है। तो इतनी बात हो गई ना क्लियर। सबसे पहले क्या किया, डी स्क्वायर सी टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी सी टी बाय डी टी, और यहां पे लिख देते हैं सी ऑफ टी। मींस मुझे कोई पता नहीं है कि कौन सा सिस्टम है, लेकिन कोई सिस्टम होगा जिसका लेटेस्ट से कि ऐसा कुछ मैथमेटिकल मॉडल हो गया है कि मींस उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया, जो आउटपुट रिलेटेड टर्म्स है वो एक साइड पे रख दिए और इनपुट रिलेटेड टर्म्स हमने कहां रख दिए, दूसरे साइड पे रख दिए। तो वहां पे सपोज हम ऐसा लिखते हैं डी स्क्वायर आर ऑफ टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस लिखेंगे r ऑफ t, इतना हमने लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी ध्यान से देखना, ये अपने पास एक सिस्टम है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अभी हमें इस पॉइंट पे क्या लग रहा है कि इस सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा हेक्टिक है। इस
डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिसिस करना। तो इसलिए हमने फिर टूल लगाया। टूल क्या लगाया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में सिंप्लीफाइड होके आ जाएगी। उसका एनालिसिस करना बहुत ही क्या है, इजी है। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर? तो अभी यहां पे देखो डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे लिखते हैं वो यहां पे ध्यान से देखो। तो ये क्या है, डी स्क्वायर सी टी बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका लिखते हैं एस स्क्वायर, ये एस वही है सिग्मा प्लस जे ओमेगा वाला, इनटू सी ऑफ एस। इस इक्वेशन का क्या ले रहा हूं, लाप्लास ले रहा हूं। माइनस क्या हम लिखते हैं वो देखो, सी ऑफ जीरो, डेट इज इनिशियल कंडीशंस, डेट इज इनिशियल कंडीशंस। ये बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर? ये इनिशियल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं अभी। लेकिन थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इनिशियल कंडीशंस हम क्या कर देंगे, इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। इतनी बात हो गई, क्लियर? डी स्क्वायर सी टी बाई डी टी स्क्वायर एस स्क्वायर सी ऑफ एस माइनस सी ऑफ जीरो प्लस इसका क्या लिखेंगे, डी सी टी बाई डी टी का एस इंटू सी ऑफ एस माइनस सी ऑफ जीरो, प्लस क्या लिखेंगे, इसका ct का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, c ऑफ s। इतना हो गया क्लियर? तो ये एक साइड पे अपना आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, जो आउटपुट रिलेटेड टर्म्स थे उसका। अभी जाओ इनपुट पे, तो इनपुट पे क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू आर ऑफ एस माइनस आर ऑफ जीरो प्लस आर ऑफ एस। ये बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये आ गया अपना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, कोई सिस्टम था, मुझे उसका क्या करना है, कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस करना है। उसका मैंने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर दिया है। मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने के बाद उसका मैंने क्या ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया विथ इनिशियल कंडीशंस। तो यहां पे अभी देखो, अगर मैं बोलूं ये सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस जीरो है, ये सिस्टम के क्या है, इनिशियल कंडीशन जीरो है, इसका मतलब है सी नॉट वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देखो तो क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू सी एस। तो एस स्क्वायर इंटू सी एस देखो मैं क्या लिख सकता हूं, एस स्क्वायर इंटू सी एस प्लस एस इंटू सी एस प्लस सी एस। तो यहां से सी एस क्या निकल गया, मेरा कॉमन निकल गया, तो बाकी क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इज इक्वल टू, यहां से आर ऑफ एस कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, आर ऑफ एस कॉमन निकाला तो हमने क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस वन। अभी सी बाय एस और आर बाय एस का रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सी बाय एस डिवाइड बाय आर of s is equal to s square plus 1 डिवाइड बाय s square plus s plus 1। ये बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर? अभी यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे अपना ट्रांसफर फंक्शन आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अपने पास एक सिस्टम था, ये क्या है, सिस्टम का जो आउटपुट आ रहा था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या था, जो सिस्टम का इनपुट था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन दोनों का रेशियो ले लिया तो यहाँ पे जो फंक्शन बना उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अभी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ट्रांसफर फंक्शन आ गया, उसके देखो ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है। इनका एनालिसिस करना इजी है कंपेयर टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इन शॉर्ट ट्रांसफर फंक्शन की। और दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है, जब हम ट्रांसफर फंक्शन तभी निकाल पाए, सी ऑफ एस और आर ऑफ एस का रेशियो एग्जैक्टली तभी ले पाए जब हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशंस को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ट्रांसफर फंक्शन सबसे पहले किस सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए। दूसरी बात किसके लिए, जहां पे इनिशियल कंडीशन जीरो है। इसका मतलब मैं ट्रांसफर फंक्शन बोलूं किसी सिस्टम का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, लाप्लास जो सिस्टम है उसका लाप्लास उसके आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो, जो सिस्टम है उसके इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो, दोनों का रेशियो ले लो और हम अज्यूम करेंगे कि इनिशियल कंडीशन क्या है सिस्टम की, जीरो है। मतलब मैं किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ हो सकता है उसमें पहले से कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो, लेकिन जब मैं ट्रांसफर फंक्शन से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की हेल्प से उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा तो मैं मानूंगा कि वो सिस्टम इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। और जो इनिशियल कंडीशंस है उसको अगर इंक्लूड करना है तो यहां नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब स्टेडी स्टेट एनालिसिस है वहां पे हम इनिशियल कंडीशंस को क्या करेंगे, एनालिसिस कर सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट? अभी यहां पे देखो क्या होता है, कोई सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, कोई सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे
नहीं है, उस पे कुछ एनर्जी है, लेकिन आपने मान लिया कि एनर्जी नहीं है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, आपने जो इनपुट अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन से। लेकिन जो पहले से स्टोर थी एनर्जी, उसका इफेक्ट क्या पड़ा ट्रांसफर फंक्शन मींस आउटपुट पे, जो एक्चुअल आउटपुट जो कि आपके इनपुट अप्लाई करने के बाद मिला, वो आपको ट्रांसफर फंक्शन से पता नहीं चलेगा। और ये चीज हम प्रूव करेंगे जब जाएंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस में। स्टेट स्पेस एनालिसिस में एक गेट का क्वेश्चन है जिसमें इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है, वहां पे आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेंगे इनिशियल कंडीशन 0, वहां पे स्टेट स्पेस एनालिसिस में ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आउटपुट फाइंड करेंगे, फिर देखिएगा आंसर रॉन्ग आएगा, वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये बात यहाँ पे याद रखना। तो अभी से हम जहां भी मींस कंट्रोल सिस्टम जो स्टार्ट करेंगे, हर चीज को मतलब कहां पे, अभी आरटी सीटी भी नहीं दिखाएंगे, हम क्या यूज करेंगे टर्म्स, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन से पूरा एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए हम क्या दिखाएंगे, इनपुट पे आर ऑफ एस दिखाएंगे, आउटपुट पे सी ऑफ एस दिखाएंगे, और जो बीच में ब्लॉक आएगा उसको लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो जो सारे एक पूरा कंट्रोल सिस्टम है, उसमें सारे थोड़े थोड़े सब सिस्टम्स होते हैं, तो इंडिविजुअल सब सिस्टम में से एक सिस्टम बनता है। इसका मतलब जो इंडिविजुअल सब सिस्टम है उनका खुद का एक ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो सारे जो सब सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लेके कुछ टेक्निक लगा के हम क्या करते हैं, ओवरऑल सिस्टम का एक पूरा ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते हैं। तो यहां पे देखिए, अब इतनी बात क्लियर हो गई है, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसके मींस उसी से ही ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम मींस ये एक एग्जांपल था, बेस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये बात हो गई ना क्लियर। और दूसरी बात, कोई भी सिस्टम है उसमें ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर इनपुट जो जा रहा है उसकी जो यूनिट हो और जो आउटपुट में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी यूनिट हो, वो दोनों सेम हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये बात अपने माइंड से निकाल लो, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सपोज आप किसी बॉल है, कोई बॉल है, आप उसको क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, किक लगाते हो, लेकिन वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो इनपुट क्या था आपका, फोर्स था, उसका यूनिट था न्यूटन, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या बोलोगे, मीटर्स में। तो सिस्टम है तो उसमें से जरूरी नहीं है कि इनपुट और आउटपुट क्या हो, दोनों अलग अलग हो। लेकिन कंट्रोल सिस्टम की बात करोगे तो जो इनपुट है वो क्या है, रेफरेंस इनपुट, और आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट है। इनपुट क्या है, डिजायरेबल आउटपुट। तो इस केस में क्या होगा, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हम क्या लगाते हैं वहां पे, ट्रांसड्यूसर्स लगाते हैं, फीडबैक पाथ में भी और फॉरवर्ड पाथ में भी। तो यहां पे देखो, अभी ट्रांसफर फंक्शन का पूरा फंडा क्लियर हो गया। अभी हम जब सिस्टम लिखेंगे तो सिस्टम को ऐसे लिखेंगे। अभी यहां पे एक दूसरी बात हम लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे एक सिस्टम है, यहां पे ध्यान देना, एक सिस्टम है, इसमें इनपुट डाला हमने। अभी इनपुट हम पूरा अभी एस डोमेन में बात करेंगे, तो यहां से क्या जा रहा है, आर ऑफ एस, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, सी ऑफ एस। और यहां पे देखो सिस्टम है, इसको मैं सिंपली बोल देता हूं जी ऑफ एस। जी ऑफ एस इस सिस्टम का क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी ट्रांसफर फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या देखी, मींस कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है, कोई भी आपके पास सिस्टम है, उसमें आप इनपुट अप्लाई करो और आउटपुट देखो क्या आ रहा है, आउटपुट का लाप्लास लो, इनपुट का लाप्लास लो, दोनों का रेशियो लो, फिर क्या आएगा, ये ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का बन गया। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, उसको आउटपुट और इनपुट से कुछ लेना देना नहीं होता है। एक बार कुछ इनपुट आपने देके आउटपुट जनरेट करके दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो ले लिया, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अभी आप कोई भी इनपुट लगाओ, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रांसफर फंक्शन वही रहेगा। इनपुट आप चेंज करोगे, ट्रांसफर फंक्शन वही रहेगा। इनपुट चेंज करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा। लेकिन फिर से दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, हर केस में जी ऑफ एस सेम ही आएगा। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहाँ पे तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, वो जो ट्रांसफर फंक्शन आया था उसको हम लिखेंगे जी ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन जो अपना आया था उसको हमने क्या लिखा, जी ऑफ एस। तो जी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये अपना इनपुट, ये अपना आउटपुट, तो क्या लेंगे, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस। ये अपना आ गया सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस, अपना क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन। अभी यहाँ पे ये एक सिस्टम है, मैंने पूरे सिस्टम को अज्यूम कर लिया। यहाँ पे क्लोज लूप ओपन लूप की बात नहीं की, वो जब हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम के बाद सेंसिटिविटी की बात करेंगे, वो सब चीजें बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू जी ऑफ एस।
ये बात हो गई ना क्लियर। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ट्रांसफर फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखोगे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम गेट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें 8 से 10 क्वेश्चन तो इस पे ही बेस्ड है, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन पे और इंपल्स रिस्पांस पे। अब यहाँ पे देखो C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S इज इक्वल टू क्या है, G ऑफ S। अगर यहाँ पे देखो मेरे साथ भी टाइम R ऑफ T और ये क्या होगा C ऑफ T और ये अपना क्या होगा G ऑफ T, अगर टाइम डोमेन की बात करें तो। अभी यहां पे ध्यान दो, सपोज लेट R ऑफ T इज इक्वल टू डेल्टा T, मतलब अपने पास एक सिस्टम है, उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, यूनिट इंपल्स इनपुट। इनपुट क्या है, यूनिट इंपल्स। अगर यूनिट इंपल्स इनपुट है तो इसका लाप्लास क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका लाप्लास होगा 1। R ऑफ S क्या हुआ, 1 हुआ। R ऑफ S अगर 1 है, R ऑफ S अगर 1 है तो इधर रखो। अभी G ऑफ S क्या होता है, ये मुझे सपोज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है G ऑफ S, तो यहां पे देखो C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S इज इक्वल टू G ऑफ S। इसका मतलब अगर इनपुट R ऑफ T, दैट इज यूनिट इंपल्स इनपुट, तो R ऑफ S क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब C ऑफ S और G ऑफ S दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। G ऑफ S इज इक्वल टू C ऑफ S। वो कैसे आए, इस कंडीशन की वजह से आए। इसका मतलब अगर मैं किसी सिस्टम को क्या कर रहा हूं, यूनिट इंपल्स इनपुट दे रहा हूं, यूनिट इंपल्स इनपुट दे रहा हूं, तो उसमें जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, वही क्या होगा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा। इतनी बात हो गई क्लियर। मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि ये सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है, अभी यहां पे टर्मिनोलॉजी समझो, ये क्या है, इनपुट, और जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। ये क्या है, रिस्पॉन्स। मैंने मींस एक फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने क्या दिया, किक दिया, किक मेरा इनपुट था, और रिस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये इनपुट है और ये अपना क्या है, आउटपुट, रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, अपना रिस्पॉन्स। टर्मिनोलॉजी समझो, फुटबॉल से आ गई टर्मिनोलॉजी समझ में, इतनी बात हो गई ना क्लियर। जैसे कि क्रिकेट से भी समझ सकते हैं, क्रिकेट में क्या हो रहा है, बॉलर बॉल कर रहा है, वो क्या है, इनपुट है। रिस्पॉन्स क्या है, बैट्समैन ने शॉट मारा। इतनी बात हो गई ना क्लियर। तो अपना रिस्पॉन्स क्या है, C ऑफ T। तो मैं क्या बोला, C मींस अगर सिस्टम है उसमें यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो आउटपुट जो आउटपुट होगा उसका अगर लाप्लास लोगे तो क्या होगा, वही सिस्टम का ट्रांसफर होगा। मींस ट्रांसफर फंक्शन में लिख लेता हूं, ट्रांसफर फंक्शन is the Laplace transform of यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, क्रिकेट वाली और फुटबॉल वाली। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही कंट्रोल सिस्टम में, उसको प्रैक्टिकली लाइफ के साथ क्या करो, कनेक्ट करो, सब समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को ऐसे ही हमें समझना है इस चीजों में, क्योंकि ये कोर्स वैसे ही डिजाइन किया गया है। कोर्स में मींस प्रॉब्लम्स तो चलेंगे ही, लेकिन जो थ्योरी डिजाइन की गई है वो इस रिस्पेक्ट में डिजाइन की गई है कि आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी पता चले। तो ट्रांसफर फंक्शन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। इतना क्लियर हो गया। और दूसरा डेफिनेशन क्या था, ट्रांसफर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व में ये दो डेफिनेशन पता होगी तो 8 से 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं सब नहीं सॉल्व करूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा। ट्रांसफर फंक्शन, ये लिख लो, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास में जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी वही लिख दूंगा इधर। ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ये हो गई। यहां पे जब डेफिनेशन लिखो, नोट्स बनाओ तो अच्छे से लिखो, इंजीनियर की तरह। ऐसा नहीं लिख दिया ट्रांसफर फंक्शन इज द लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, नहीं, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये पूरा लिखना है। और ठीक है, देखो अभी यहां पे देखो, लाप्लास मींस लाप्लास क्या साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए यहां पे क्या है, कैपिटल लेटर आएगा पहला। फिर यहां पे भी क्या है, लाप्लास। ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये आदत होगी आपको। टेक्निकली जब कंपनी में कहीं काम, टेक्निकली चीजें कैसे काम करती हैं, टेक्निकल कैसे लिखने, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। और किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टम की। तो इतनी बात हो गई ना क्लियर।
अभी मैं क्या करूंगा, एक बेस्ट एग्जांपल तीनों ब्रांच के लिए होगा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं, मींस आरसी सर्किट लेते हैं, आरसी सर्किट इज गुड इनफ, या क्या लेते हैं, आरएलसी सर्किट लेते हैं, फिर हम वहां पे देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन। सेम सर्किट में ट्रांसफर फंक्शन वेरी, किसी भी सर्किट देखो सर्किट लोगे ट्रांसफर फंक्शन सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से आउटपुट में इंटरेस्टेड हो। अभी यहां पे देखो, यहां पे अभी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले रहे हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट, और वहां पे हमारा टारगेट होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है हमने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो क्या होगा, हम उस रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है। तो क्या लेते हैं, केस लेते हैं हम सीरीज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे देखो सीरीज आरएलसी सर्किट, यहां पे ये अपना आर, ये एल, और ये अपना क्या आ गया, सी आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी लाप्लास, इसके बहुत तरीके, एक तो है कि आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये सर्किट को डायरेक्ट एस डोमेन में ले जाया जा सकता है और वोल्टेज डिवीजन रूल से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया जा सकता है, डेट सेट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहां पे यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला अप्रोच। कौन सा अप्रोच, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा आपको कमांड होना चाहिए, क्योंकि जो आगे एग्जांपल आएंगे मैं कल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में से रिस्पांस पूछता है कि कैसे फाइंड करोगे, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये एग्जांपल नोट करके रखना, इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन आने वाला है जो आपको बेस्ट फॉर्म में मिलेगा हमारे वीडियोस में, और किसी गेट प्रीवियस ईयर किसी इंस्टीट्यूट के बुक में आपको सॉल्यूशन उसका ठीक से नहीं मिलेगा। ये बात आ गई क्लियर समझ में। तो सपोज यहाँ पे इनपुट मैंने अप्लाई किया है, डेट इज टाइम वेरिंग इनपुट, सपोज इनपुट वोल्टेज उसको बोल देते हैं, और मुझे यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टू क्वांटिटीज, एक तो इनपुट वोल्टेज और दूसरा क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V C T, और लेटेस्ट से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है IC ऑफ T, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, जो वोल्टेज अक्रॉस के, और मैं पोलैरिटी ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, ये प्लस है विद रिस्पेक्ट टू दिस और दिस टर्मिनल, और यहां पे पोलैरिटी क्या अज्यूम कर रहा हूं, दिस इज प्लस विद रिस्पेक्ट टू दिस लोअर टर्मिनल, और यहां पे जो कैपेसिटर में करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और वो क्या है, IC ऑफ T, और जो मींस ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में RLC, इसका मतलब तीनों में सेम ही करंट जाएगा जो कैपेसिटर से जाएगा। तो लिखो भाई, इसका सर्किट थ्योरी से हमें पता है, इसका क्या लगाओगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ इस पे, तो क्या आएगा, मैंने पहले ही बोला हमें सिस्टम फाइंड करने, तो क्या क्या पता होना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, एटलीस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो VIT इज इक्वल टू सर्किट मींस यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, जो हमारा कन्वेंशन होता है वोल्टेज ड्रॉप का, डेट कन्वेंशन कोई भी यूज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है, IC मींस R के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, R इंटू IC इंटू T, L के अक्रॉस क्या होता है ड्रॉप, V इज इक्वल टू L DI बाय DT। इतनी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, सिंपल VL क्या होता है, L DI बाय DT। अभी चलो उसको आगे स्टेप में लिखते हैं, प्लस ये क्या होता है, प्लस VC ऑफ T। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी यहाँ पे देखो इसको भी लिख देते हैं VL ऑफ T, पूरा टाइम डोमेन में लिख रहे हैं अच्छे से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो अच्छे से टाइम डोमेन में लिखो, इसको इग्नोर मत करो, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करो, परफेक्शन दिखाओ, हर चीज को, इक्वेशन को, स्टेटमेंट को परफेक्ट लिखना है। तो VC ऑफ T। अभी ये करंट क्या है, करंट कैपेसिटर में जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो हमें पता है कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता है, मींस कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज वोल्टेज है VC ऑफ T, कैपेसिटर की वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, करंट क्या जा रहा है IC ऑफ T, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, डेट इज IC इज इक्वल टू C dVC ऑफ DT बाय DT, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, T का फंक्शन है। क्योंकि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा हम इंट्यूटिवली सोच रहे हैं कि अगर मैं इनपुट में टाइम वेरिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं तो जो आउटपुट में भी जनरेट होगा वोल्टेज, हम यहाँ पे अज्यूम क्या करें, आउटपुट डेट इज आउटपुट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो IC को क्या लिख सकते हैं, C dVC बाय DT। अभी दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दो, VL को क्या लिख सकते हैं। अभी पहला एग्जांपल देखो, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन हुआ था किससे, एक साइड पे सिर्फ इनपुट वाले टर्म थे, एक साइड पे सिर्फ आउटपुट वाले टर्म थे। यहां पे इनपुट वाले टर्म जो आएंगे वो किसके रिलेटेड होंगे,
VI ऑफ टी के, और आउटपुट वाले टर्म किसके रिलेशन में होंगे, VC ऑफ टी में। इसका मतलब मुझे और कुछ वेरिएबल मीन जो पूरा जो इक्वेशन बनना चाहिए उसमें R, L, C और कांस्टेंट तो होंगे ही, लेकिन वेरिएबल दो ही होने चाहिए। वेरिएबल कौन से होंगे, VI ऑफ टी, VC ऑफ टी, डेट्स इट, और कुछ भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो VL ऑफ टी क्या लिख सकते हैं हम, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, L DIT बाई dt, और इंडक्टर में करंट क्या फ्लो हो रहा है, IC ऑफ टी, तो उसको क्या लिखेंगे, IC ऑफ टी डिवाइड बाय dt, VL ऑफ टी। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे ध्यान दो, मैं ऐसा यहां पे नहीं लिख सकता VL ऑफ टी इज इक्वल टू L DIC बाई dt, क्योंकि मुझे वेरिएबल कौन से चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में IC भी नहीं चाहिए, वेरिएबल चाहिए हमको VI ऑफ टी और VC ऑफ टी। इसलिए मैं और कन्वर्जन करूंगा, कैसे, IC ऑफ टी की जगह पे लिखूंगा C dVCT बाय dt, तो ये वाला टर्म हो गया VC के फॉर्म में, और ये VI के फॉर्म में, इसको छोड़ दो। VL अभी ये भी VC मींस VC के फॉर्म में ही है, VL ऑफ टी को भी मुझे VC के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, VL ऑफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे, L DIC बाय dt, IC की जगह पे यहां पे क्या लिख दूंगा, C dVC बाय dt, तो क्या हो जाएगा, LCD स्क्वायर VC बाय dt स्क्वायर। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये वाला टर्म यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो VL ऑफ टी अपना क्या होगा, VL ऑफ टी होगा इज इक्वल टू L D स्क्वायर L और आगे है C अपना D स्क्वायर VC T बाय dt स्क्वायर। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अपना हो गया VL। अभी इन तीनों चीजों को यहां पे डाल दो, तो VI ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, VI ऑफ टी इज इक्वल टू R इंटू C dVC बाय dt, मीन्स RC इंटू ये R इंटू C इंटू dVC बाय dt, dVC बाय dt प्लस VLD को क्या लिख सकते हैं, प्लस LC D स्क्वायर VC ऑफ टी बाय dt स्क्वायर। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर, इतना फंडामेंटल क्लियर हो गया। ओके, यहां तक हमारा ठीक है। अभी प्लस क्या लिखेंगे, VC ऑफ टी, तो ये अपना इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमने फॉर्मुलेशन किया था, एक साइड पे पूरे आउटपुट वाले टर्म आ गए और एक साइड पे पूरे इनपुट वाले टर्म आ गए। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी यहां पे देखो, यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें करना है, जब हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो इनिशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जीरो। किसके, सिस्टम में कोई भी इनिशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिस्टम में ये मैंने जो इनपुट अप्लाई किया है वो t इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया है। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या है, VC ऑफ टी क्या होता है, Q इक्वल टू CV, हमें पता है Q कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल कंडीशन 0 मान रहा हूं कैपेसिटर के क्रॉस, इसका मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब उसमें इनिशियल वोल्टेज नहीं होगा। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो इनिशियल कंडीशन क्या अज्यूम करनी पड़ेगी, 0, इसका मतलब इनिशियल चार्ज और इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का क्या होगा, 0 होगा। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, लाप्लास लगाओ जैसे हमने लगाया था। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, कैसे, देखो यहां पे मैं अभी ऐसे फॉलो कर रहा हूं मिस मेथोडोलॉजी कि क्या कर रहा हूं, जो आउटपुट वाला टर्म है वो लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, इनपुट रिलेटेड टर्म्स आउटपुट मींस राइट साइड पे लिखूंगा। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, LCD स्क्वायर VC ऑफ टी डिवाइड बाय dt स्क्वायर प्लस RC dVC dt बाय dt प्लस VC ऑफ टी इज इक्वल टू VIT। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी यहां पे क्या करो, दो तरीके हैं इसको सोल्व करने से। पहला, डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो दोनों साइड पे, या तो फिर क्या करो, इधर से पूरे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को L ऑफ C से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो L ऑफ C तो कांस्टेंट होगा, इसका लाप्लास होगा, इनिशियल कंडीशन 0 है तो क्या होगा, S स्क्वायर इनटू VC ऑफ S। क्या हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। ये क्या होगा, RC इंटू S इंटू VC ऑफ S प्लस VC ऑफ S इज इक्वल टू VI ऑफ S। ये बात होगा स्टूडेंट्स के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो मुझे किसमें इंटरेस्टेड हूं, VC ऑफ S डिवाइड बाय VI ऑफ S, इसमें इंटरेस्टेड हूं मैं। तो यहां पे क्या कर दिया,
VI ऑफ S आ गया नीचे, VC ऑफ S इधर है, तो इधर क्या बचेगा 1, क्योंकि VI ऑफ S नीचे आ गया तो यहाँ क्या ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या आएगा VC ऑफ S पूरे तीनों टर्म में से कॉमन निकालो तो क्या बचेगा S स्क्वायर LC प्लस RC, S स्क्वायर LC प्लस RCS प्लस 1। तो ये अपना आ गया ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पे ट्रांसफर फंक्शन था, उसमें इनपुट क्या था, इनपुट था अपना सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट क्या था कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इतनी बात हो गई। अभी आपको एक होमवर्क देता हूं, ट्रांसफर फंक्शन निकालो। क्या करो, यहां पे इनपुट है जो उसको वोल्टेज ही कंसीडर करो, आउटपुट को क्या कंसीडर करो, आउटपुट को कंसीडर करो अपना करंट थ्रू इंडक्टर, उसको आउटपुट कंसीडर करो। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो क्या ट्रांसफर फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी का यूनिट होना सेम है। ये बात हो गई। तो दो चीजें आपको करनी है। पहले क्या करना, जो इंडक्टर के अक्रॉस क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस क्या करंट है, करंट वेरिएबल लो, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू VI ऑफ t। और दूसरी बात आप ये कमेंट करो कि क्या ट्रांसफर फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट का यूनिट सेम होना जरूरी है। उसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही बताना था, ट्रांसफर फंक्शन की क्या बतानी थी पूरी चीज में। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सिस्टम का, मींस कंट्रोल सिस्टम में देखोगे तो ट्रांसफर फंक्शन बैकबोन है, हार्ट है कंट्रोल सिस्टम का। और फिर मैंने क्या बताया, सीरीज RLC सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इस इंडक्टर के करंट को क्या लो, वेरिएबल लो, ट्रांसफर फंक्शन निकालो। तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा, कोई एक सिंपल RLC सर्किट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक ही ट्रांसफर फंक्शन पॉसिबल है, एक से ज्यादा ट्रांसफर फंक्शन पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि आउटपुट आप किस आउटपुट के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे हो। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इस लेक्चर में, और दूसरी बात इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो आप पता है कि सर्किट थ्योरी में जाके इसको R लिख सकते हो, इसको SL लिख सकते हो, इसको 1/SC लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो VC ऑफ, इसका लाप्लास क्या होगा VC ऑफ S, उसका VI ऑफ S। फिर आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर आप सिंपली क्या करो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, इसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करो, वो VI S के टर्म्स में आएगा, उन दोनों का रेशियो ले लोगे तो यही निकलेगा ट्रांसफर फंक्शन। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, हमें ट्रांसफर फंक्शन का इंट्रोडक्शन देना था वो दे दिया। तो ये जो हमारा पूरा डिस्कशन चला वो किस पे चला, ट्रांसफर फंक्शन पे चला। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर तीनों ब्रांच के मींस कंबाइन करके अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे, और उन प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे ये ट्रांसफर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी से ही हम सारे चीजें सीखेंगे कि अगर इनपुट दिया हो तो ट्रांसफर फंक्शन दिया हो रिस्पांस कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट इंपल्स दिया हो तो रिस्पांस कैसे फाइंड करेंगे, फिर ट्रांसफर किसी सिस्टम का इनपुट आउटपुट दिया हो, ट्रांसफर फंक्शन पूछा हो वो कैसे फाइंड करेंगे। ये सब चीजें हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इस लेक्चर को आप प्रॉपर्ली अच्छे से देख के आइए, तो आपको अच्छे से सब नेक्स्ट लेक्चर में चीजें मालूम पड़ेंगी। और एक और बात, चेतावनी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेस दे रही है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसलिए अपने घर पे रहिए। अभी लॉकडाउन 4 का चल रहा है फेज 31 में तक, तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।